राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली चैप्टर जो हमने 1 एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 के बारे में, उसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स बताया था। कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ इवोल्यूशंस के बारे में हमने बताया था, कुछ जनरेशन के बारे में हमने बताया था। इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे आगे चल के, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं फर्स्ट स्लाइड से हमने क्या रखा है। इसमें हमने 2 पिक्टोरियल वे में हमने कुछ डायग्राम लिया है। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर का, तो बेसिकली 3 इसके पार्ट्स होते हैं एज पर यूज। पहला बेसिस ऑफ वर्क, दूसरा बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ पर्पस। तो 3 हुए। बेसिस ऑफ वर्क करने का मतलब हम जो कंप्यूटर यूटिलाइज कर रहे हैं, बेसिकली जो कार्य है उसके हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग जो जैसे इवोल्यूशन बढ़ते चली गई, हमने 2nd 3rd जनरेशन में भी एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज किया था। अभी 4th जनरेशन या 5th जनरेशन जो एआई के सेंस में हम कहें, तो सब में हम एनालॉग से उसको डिजिटल में परिवर्तन करके जो भी आईसीज वगैरह होते हैं, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे वीएलएसआई डिज़ाइंस हैं, वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेटेड कर सकते हैं आप। जो छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी से युक्त जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो सारे जो है एनालॉग वे में नहीं है। ये किस वे में है? तो डिजिटल और हाइब्रिड मॉडल में। हाइब्रिड करने का मतलब जो हमारा इवोल्यूशन पीछे आपने देखा हिस्ट्री में, जो भी 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन था, तो 4th जनरेशन में हमने एनालॉग और डिजिटल को मिला के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के से युक्त बहुत सारे डिवाइस को हमने मैन्युफैक्चर किया है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे, या जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड हुआ, या पिछली जो हमने पार्ट एक्सप्लेन किया था उसमें भी हमने बताया था, जैसे मौसम विभाग का जो भी वर्क वगैरह होता है, तो सभी चीज़ हाइब्रिड मॉडल है, हम पूर्वानुमान उसका कर सकते हैं। तो सारे में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ता गया, उस तरह से एनालॉग डिजिटल में परिवर्तन हुआ और डिजिटल हाइब्रिड में। तो ये रहा बेसिस ऑफ वर्क के हिसाब से। दूसरा है बेसिस ऑफ साइज, ठीक ना। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा माइक्रो हुआ, मिनी है, मेन फ्रेम है, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर। हम लोग जो कंप्यूटर बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोवेव में होता है। जो भी हमारा पीसीज वगैरह होते हैं, ठीक, कुछ उससे और भी वास्ट अगर काम हो, थोड़ा छोटा, मतलब लार्ज तो नहीं कर सकते, बट छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मिनी कंप्यूटर्स तक हम यूज कर सकते हैं। बट जब मेन फ्रेम हमने बताया है कि जब हमारा जनरेशन स्टार्ट हुआ, या कह रहे हैं कि जनरेशन से पहले, जैसे 1940 से कहते हैं कि हमारा 1st जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके पहले या इवन इन 1st जनरेशन बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज़ के कंप्यूटर मॉडल डिज़ाइन किए जाते थे, और जिस रूम में उसको डिज़ाइन किए जाते थे एक बड़ा स्पेस होता था, उसको कूलिंग सिस्टम उसमें चारों तरफ से लगे होते थे, तो वो सब मेन फ्रेम के सेंस में आएगा, ठीक ना। वर्क स्टेशन जैसे ही इंटरनेट एक्टिविटी की बात आई, जैसे हमने भी बताया था कि हमारा जो 4th जनरेशन जैसे ही आया 1971 के पश्चात, उसके बाद हमारा इंटरनेट की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में इवोल्यूशन हुआ, जो कहते हैं 1990 के बाद से ये स्टार्ट हुआ। अब बात ये आई कि जब वर्क स्टेशन की चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 1990s के बाद से जैसे जैसे इंटरनेट इवोल्यूशन हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे पीसीज हो सकते हैं, बहुत सारे नोड कह सकते हैं। नोड कहने का मतलब जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं नेटवर्किंग में, वो उसको हम नोड कह सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसके भाषा में। तो जितने भी नोड्स हुए, अगर नेटवर्किंग के माध्यम से वो कनेक्टेड है आपस में, तो हम उसको अलग अलग एक एक वर्क स्टेशन के नाम से बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 पीसी जो है, 10 पर्सनल कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी भी एक पीसीज का जो हमारा फीचर्स है, जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं, जो टास्क हम पूरा कर रहे हैं, सेम टास्क सेम वर्क, हम चाहे तो 2nd वर्क स्टेशन या 2nd कंप्यूटर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 10 कंप्यूटर जो होंगे, 10 जो पीसीज होंगे, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे। इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी होती है, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं,
तो हम हर नोड को, हर पीसी को एक एक वर्क स्टेशन बोले। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आया। सुपर कंप्यूटर हमने आपको बताया था, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो, नासा या और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स के दुनिया में जो जैसे PSLV, GSLV जितने भी मॉडल डिज़ाइन होते हैं उसमें काफ़ी वास्ट मात्रा में सुपर कंप्यूटर्स का जो भी नैनो टेक्नोलॉजी है वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ पर्पस हुआ, जैसे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। बेसिस ऑफ पर्पस कहने का मतलब जितने भी आपने बेसिस ऑफ वर्क और बेसिस ऑफ साइज देखा, सबको एकुमुलेट करके हमने एक बनाया, एक जनरल पर्पस से रिलेटेड हम पीसी का यूज कर सकते हैं, और एक स्पेशल पर्पस डिफरेंट मॉडल डिज़ाइन करने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो स्पेशल पर्पस में चला जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप देख रहे हैं, सेम चीज़ हमने राइट साइड में लिया। हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर, दोनों लगभग सेम होता है, कुछ साइज़ में, कुछ फीचर्स में डिफरेंट होता है। पर्सनल कंप्यूटर एक डेस्कटॉप हमारा हो सकता है। सुपर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, एक बड़ा मॉडल आपको दिखाई देगा, इस जो भी हमने पिक्टोरियल डायग्राम लिया। लैपटॉप जो हम यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल चीज़ों के लिए। मेन फ्रेम जो पहले जैसे जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशंस हुआ उसमें हमने मेन फ्रेम के बारे में बताया। हाइब्रिड, जब सबको एक साथ समाहित कर दिया जाए सभी टेक्नोलॉजी को, तो हम एक हाइब्रिड मॉडल का कंप्यूटर डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं इस स्लाइड में हमने क्या रखा। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा, हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम लिया था, उसको हम यहाँ इलाबोरेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है, कंप्यूटर आर प्राइमरली क्लासिफाइड बाय साइज कैपेसिटी। मतलब बेसिकली हम क्लासिफाइड करते हैं किसके माध्यम से, तो उसके साइज और उसके कैपेसिटी से। साइज और कैपेसिटी करने का मतलब वो सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं, मेन फ्रेम हो सकते हैं, मिनी हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं। एंड फंक्शनलिटी, एक तो होगा साइज और कैपेसिटी के माध्यम से, एक फंक्शनलिटी मतलब कौन कंप्यूटर किस तरह के कार्य करने की उसमें क्षमता होती है। जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हमने बताया। द रेंज फ्रॉम मैसिव सुपर कंप्यूटर्स हैंडलिंग कम्प्लेक्स फास्ट कैलकुलेशंस टू माइक्रो कंप्यूटर्स PCs यूज्ड फॉर एवरीडे टास्क विथ एम्बेडेड सिस्टम्स ऑपरेटिंग विद इन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस। देखिए, एक जैसे आपने पिछले डायग्राम जो हमने पिक्टोरियल वे में बताया था कि एक जनरल पर्पस और एक जो हमारा स्पेशल पर्पस से रिलेटेड होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कुछ ऐसे भी मॉडल हो सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम कि हम स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एम्बेडेड करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी AI का जो एरा चल रहा है, जो हमारा रोबोटिक सिस्टम का एरा जो चल रहा है, उसमें बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन किए रहते हैं। अलग अलग टाइप का, अलग अलग सर्किट मॉडल में उसको डिज़ाइन करके एक ऐसा हम डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर का जो सारे चीज़ों को एम्बेडेड कर देता है उसमें। मतलब एक जितने भी आपने फीचर्स देखा, 2-3 अगर अलग अलग डिवाइसेस में ICs वगैरह लगे हुए हैं, सभी को एक साथ जोड़कर हम एम्बेडेड सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जितने भी आप देखें 2 पैराग्राफ में जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया, सभी जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कंप्यूटर का मॉडलिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस। एक हमने सेम चीज़ों को एक बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस आप देख रहे हैं। इसको कलरिंग सिस्टम में भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ताकि एक का फीचर आपको एक कलर में मिले, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। बेस्ड ऑन साइज माइक्रो है, उसके बाद उससे बड़ा मिनी है, उसके से बड़ा मेन फ्रेम है, और सुपर तो जानते ही है वो सबसे बड़ा मॉडलिंग सिस्टम होता है। कैपेसिटी में क्या है, प्रथम जब आया, जब इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, उसके बाद एनालॉग आया, उसके बाद डिजिटल आया। जब दोनों को हम एक साथ समाहित कर दे तो हमारा जो 4 जनरेशन्स चल रहा है या 5th भी एक साथ चल रहा है, तो हम बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल का हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन पर्पस जो हमने बताया था, एक स्पेशल पर्पस से और एक जनरल पर्पस से। स्पेशल पर्पस किसी खास चीज़ों के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, मोर देन 100 PCs हो सकते हैं, मोर देन 200 PCs हो सकते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर यूज हो रहा है तो ये स्पेशल पर्पस से वो यूज हो रहा है। जनरल जो हम डेस्कटॉप यूज करते हैं या इधर लैपटॉप वगैरह जो यूज करते हैं, वो हमारा स्पेशल जो भी हमारा अपना फीचर्स
जो टास्क रहता है उसको हम जनरल पर्पस के वे में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज एंड कैपेसिटी। हम एक एक को एलाबोरेट करते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर हाई लेवल कम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैलकुलेशन। जैसा कि आपको हमने बताया था, सुपर कंप्यूटर बड़े मॉडल के लिए यूज़ किया जाते हैं। दैट मीन्स उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह यूज होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं। कम्प्लेक्स साइंटिफिक, वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो भी होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। कुछ टेक्निकल, उसमें जो फीचर्स, जो जितनी एडवांसमेंट आ गई है वो सारे चीज़ जो है हम उसमें एक्यूमुलेट करके हम सुपर कंप्यूटर मॉडल का डिज़ाइन करते हैं। मेन फ्रेम उससे थोड़ा नीचे, लार्ज पावरफुल एंड एक्सपेंसिव सिस्टम डिज़ाइन फॉर हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इन मेजर ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम का कंसेप्ट फर्स्ट जनरेशन से ही चल रहा है। तो मेन फ्रेम कहने का मतलब ये कि जब कंप्यूटर का इवोल्यूशंस हुआ तो उसका साइज भी जब किसी खास प्लेस पे उसको डिज़ाइन किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, तो हम वो उसको कंपैटिबल नहीं बना सकते थे। एक ही जगह वो स्थापित होता था जो भी वर्क था, या फिर कूलिंग सिस्टम उसके चारों तरफ लगाया जाता था जो कि काफ़ी हीट प्रोड्यूस भी करता था। तो लार्ज भी था, पावरफुल इसलिए कहते हैं क्योंकि हेवी मशीन्स यूज होते थे उसको कूलिंग करने के लिए या फिर जहाँ सेटअप उसकी होती थी। एक्सपेंसिव तो होते ही थे क्योंकि साइज जो उसका था वो लार्जर था। डिज़ाइन फॉर हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग, चूँकि बड़े होते थे तो डेटा प्रोसेसिंग में टाइम या फिर जो डेटा होता था वो हाई वॉल्यूम में होते थे। एंड स्टोरेज इन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, चूँकि मेन फ्रेम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो होगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। जनरल या स्पेशल पर्पस से हम उसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते थे मेन फ्रेम, या अभी तो मेन फ्रेम का कंसेप्ट ख़त्म है, बट फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ये मेन फ्रेम का कंसेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में फिर उसके नीचे हम आए तो मिनी कंप्यूटर, इंटरमीडिएट इन साइज एंड पावर। देखिए मिनी कंप्यूटर से ही पता आपको चल रहा है ये ना माइक्रो है और ना मेन फ्रेम है, मतलब दोनों के बीच में है। दैट मीन्स इसका मिड साइज बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। दैट मीन्स दोनों के ये मिडिल का पार्ट है। ऑफन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक बिजनेस टास्क और स्मॉलर मल्टी यूजर एप्लीकेशंस। मिनी कंप्यूटर आज भी ऑर्गेनाइजेशनल वे में यूज होता है। डिफरेंट, मान लीजिए मोर देन 50 या 100 पीसीज वगैरह है तो मिनी कंप्यूटर का सेंस अभी भी है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, सिंपली माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग बेसिकली टास्क के लिए यूज करते हैं, जो पीसीज या पर्सनल कंप्यूटर उसको बोल सकते हैं। स्मॉल होता है अफोर्डेबल कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूज़, एक खास कि कोई पर्सनस खुद के लिए यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन। कौन कौन से इसमें हो सकता है? डेस्कटॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, या स्मार्टफोन भी हम कह सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर आपको हमने बताया था, जब बहुत अलग अलग टाइप के जब सिस्टम या डिवाइस में अलग अलग जो प्रोग्रामिंग किए हुए रहते हैं सबको एक साथ अगर समाहित कर दिया जाए तो स्पेशल टास्क के लिए हम एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज करते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड स्मॉल कंप्यूटर्स बिल्ट डायरेक्टली इनटू अदर डिवाइसेस, एग्जांपल वॉशिंग मशीन, कार सिस्टम टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। किसी एक हमने आपको बताया कि डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेज होते हैं, बट एक्चुअली सभी को एक साथ समाहित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, वॉशिंग मशीन या कार सिस्टम, सभी में ये सब मॉडल यूज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने लिया क्लासिफिकेशन बाय डेटा हैंडलिंग फंक्शनलिटी। अभी तो साइज कैपेसिटीज़ पीछे के स्लाइड में आपने देखा था, इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक वोल्टेज, प्रेशर और टेम्परेचर। मेनली जो एनालॉग कंप्यूटर जब फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में भी यूज हुआ, इसमें जो वोल्टेज थी वो भी हाई वॉल्यूम मात्रा में उसमें यूटिलाइज होता था, टेम्परेचर भी उसका काफ़ी हीट होता था। फिर तब आया डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग सिस्टम को रिमूव करके डिजिटल कंप्यूटर बना। ये प्रोसेसेस डिस्क्रीट बाइंडेड डेटा 0 एंड 1। चूँकि एनालॉग में 0 और 1 का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बाइनरी सिस्टम जैसे ही आया तब डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण हुआ एंड इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस। अभी जितने भी सारे मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस करने का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर का सेंस नहीं रहा,
ये डिजिटल फॉर्मेट में है, और डिजिटल फॉर्मेट से भी चूँकि अभी 5th जनरेशन भी चल रहा है तो हाइब्रिड मॉडल का भी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स अलाउइंग फॉर बोथ प्रिसाइज एंड क्विक डेटा प्रोसेसिंग। जब दोनों को एक साथ मर्ज कर दे तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। सिंपली फॉर एग्जांपल, आप पढ़े होंगे 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डिज़ाइंड होते हैं या जब मशीन लैंग्वेज था, जैसे अभी हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह स्टडी करते हैं तो सभी हाई लेवल के सेंस में आता है। बट जब मशीन लेवल लैंग्वेजेस था उस समय क्या था, ट्रांसलेटर हुआ करता था, या अभी भी कंपाइलर यूज होता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, या इंटरप्रेटर कर सकते हैं। कोई लाइन बाय लाइन कोडिंग को रीड करता है, कोई एक साथ जितने भी आपने कोडिंग किया है पेज बाय पेज रीड करता है, कोई सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। तो ये सारे जो मॉडलिंग सिस्टम देख रहे हैं ये हाइब्रिड जब आया तब यूज हुआ। आगे हम जैसे अभी आपको हमने बताया असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, आप देखेंगे आने वाले कुछ स्लाइड में इसका भी हमने जिक्र किया है और उसमें भी अच्छा से आप इसको देख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में क्लासिफिकेशन बाय पर्पस जो हमने बताया था, जैसे जनरल और स्पेशल पर्पस। जनरल करने का मतलब डिज़ाइन टू परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क सच एज लैपटॉप और पीसीज। आपको हमने बताया कि जनरल करने का मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए इंडिविजुअली अगर हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप या पीसीज का, वह जनरल पर्पस में आएगा। स्पेशल पर्पस करने का मतलब परफॉर्म वन स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क सच एज ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। अब ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ तो कंप्यूटर नहीं है, बट एक्चुअली वो तो सर्किट के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में है। कंप्यूटर मॉडलिंग सिस्टम कहीं यूज हो रहा है, तो वहाँ भी जो है डिजिटल कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और डिजिटल के बाद चूँकि डिजिटल कंप्यूटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको कहीं से ट्रैक किया जा रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम है, तो जहाँ से ट्रैक किया जा रहा है यहाँ भी एम्बेडेड की बात आती है। तो स्पेशल पर्पस जब भी आएगी तो एम्बेडेड सिस्टम जो है स्पेशल पर्पस में ही डिज़ाइंड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कुछ चर्चा किया है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल हार्डवेयर to perform a specific task, functioning as the intangible logical counterpart to physical computer components. सॉफ्टवेयर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे एक सिंपल टास्क के लिए एक डॉक्यूमेंट कुछ टाइप करने के लिए हम ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज होता है, हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। तो MS वर्ड भी है जो हमारा MS ऑफिस जो पैकेज हुआ, एक तरह से वो सॉफ्टवेयर ही हुआ। और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट राइटर हो या फिर एक्सेल्स यूज कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो सभी सॉफ्टवेयर का ही कंसेप्ट है। तो एक्चुअली है क्या, तो वो प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि आप टाइप करेंगे तो उसमें लेटर के अनुसार वो टाइप्ड होगा। एक्सेल में मान लीजिए कोई टेबल बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग में उसको कोडिंग किया जा चुका है। तो ये प्रोग्राम्स कलेक्शंस है, उसमें जो भी है डेटा का, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन सेटअप होते हैं कोडिंग के माध्यम से, तो सारे चीज़ जो है ये सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइंड होता है। की कंसेप्ट इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर, OS या ड्राइवर्स। अब सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो देख रहे हैं, आप जानते हैं जैसे ही सिस्टम जो है ऑन करते हैं तो उसमें बूटिंग प्रोसेस होता है OS के माध्यम से। अब उस पर तो हम काम नहीं कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली वो OS बूट करेगा। फिर मान लीजिए हमें MS वर्ड ओपन करने हैं, फिर वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट टाइम लेगा। फिर आप जाएंगे MS ऑफिस के अंतर्गत जो भी हमारा MS वर्ड जहाँ पे आपको दिखेगा वो एक्सटेंशन युक्त जो भी फाइल, आप उसको ओपन करेंगे तब उस पर काम करेंगे। तो OS तो आपके काम का नहीं है, वो तो सिस्टम उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन में इसको डिवाइड कर दिया गया है सॉफ्टवेयर को, जिसका चर्चा आगे भी आप देखेंगे जब हम करेंगे। अभी यहाँ पे हमने लिखा कि की कंसेप्ट इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आपको हमने बताया। ड्राइवर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइस जो है उसमें सेटअप है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो कहते हैं उसमें NICs वगैरह कार्ड होते हैं,
कुछ उसमें रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, बस सिस्टम उसमें वर्क करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का आप देखते हो, उसके साथ आपका बहुत सारे पैकेजेज होते हैं, ऑटो इंस्टॉल होता है, बहुत सारे ड्राइवर्स। तो ये सारा चीज़ें जो इसमें देख रहे हैं, सभी चीज़ किस में डिफाइन है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। किसके लिए, तो मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, जो यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूजेबिलिटी। आपको हमने ये भी बताया है पिछले स्लाइड में कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, अगर एक बार में वो इंस्टॉल हो गया है, तो जितने भी उसमें रीयूजेबिलिटी है, लेट्स से ऑफिस का कोई आपने पैकेज यूटिलाइज किया और उसमें एमएस वर्ड को आपने ओपन किया, आप उस फाइल को सेव करके पुनः उसको यूज कर सकते हैं। उस फाइल में कुछ ऐड करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, तो ये जितने भी है, ये रीयूजेबिलिटी जो फीचर्स है वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी उसमें युक्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में कोर सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस हमने रखा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अभी आपको हमने बताया, कंट्रोल्स हार्डवेयर, मैनेजेस रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ओएस हुआ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, तो ये मैनेज करता है रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ऑफिस इंस्टॉल किए, एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया है, तो जब तक ओएस नहीं रहेगा आपके सिस्टम में, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है दूसरे सॉफ्टवेयर को, ताकि सारा जो रूटीन है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कि कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे, तो सारे टास्क को प्लेटफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको हमने अभी बताया, वो विंडोज़ भी हो सकते हैं, लाइनक्स भी हो सकते हैं। इसके पहले यूनिक्स वगैरह यूज होते थे, डॉस जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, बहुत पहले ये यूटिलाइज होता था। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यूटिलिटीज़ कहने का मतलब आप जो वायरस को हटाने के लिए जो एंटीवायरस वगैरह आप यूज करते हैं, सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये जो है आपको सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़ के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपने ओएस जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप का आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यूज के लिए। तो इट इज़ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड। जो हमने आपको बताया, एक प्लेटफॉर्म आपको ओएस के जरिए मिल गया, अब आप अपने यूज के अकॉर्डिंग आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर जैसे एमएस वर्ड, वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिक, चूँकि ओएस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो जो भी आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप वेब ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर सेम टू सेम, एक छोटा अगर हम एग्जांपल लें, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेस हमारा कुछ डेटाबेस कवर करता है, तो ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में और भी हमने जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अभी चर्चा किया हमने, टूल्स दैट हेल्प मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो भी सिस्टम के लिए वर्क परफॉर्म करता है, जैसे एंटीवायरस हुआ या फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन आप जानते हैं, बहुत सारे फोल्डर या फाइल्स वगैरह को हम साइज़ को कम करने के लिए कंप्रेस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा उसमें सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस है, सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन हो। फर्मवेयर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू द हार्डवेयर सच एज फर्मवेयर। फॉर एग्जांपल करने के लिए केवल एक ही टर्म इसका याद रखना है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिड का पार्ट होता है। मतलब हार्डवेयर तो हम जानते हैं, सॉफ्टवेयर भी जानते हैं। फर्मवेयर बेसिकली क्या है, तो ये बायोस के लिए यूज होता है, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हैं, जब बूटिंग प्रोसेस होता है और ओएस को रन करने के बाद जो आपका पहला स्क्रीन आता है, जिस पे आप जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं, उसके और ओएस के बीच का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको फर्मवेयर के भी कंसेप्ट में लिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द एसेंशियल इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म देता है किस चीज़ के लिए, तो जो भी एप्लीकेशंस आप उस पर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये एक इंटरफेस है किसके बीच,
तो हार्डवेयर, चूँकि ओएस अगर ड्राइवर वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एक हार्डवेयर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर को अगर कनेक्ट कर रहे हैं बीच में ड्राइवर के माध्यम से, तो यूज़र एप्लीकेशंस के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड इनेबलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें रहना ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एंड लैंग्वेज प्रोसेसर लाइक कंपाइलर्स, इंटायर कोड ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर्स, ब्रैकेट में हमने दिया लाइन बाय लाइन जिसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, एंड असेंबलर, ब्रैकेट में हमने दिया असेंबली टू मशीन कोड इंश्योरिंग एफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। जैसा कि हमने 2-3 स्लाइड आपने पहले भी देखा होगा, स्लाइड सेकेंड और थर्ड में भी हमने थोड़ा चर्चा किया था किसके बारे में, तो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में। और सेम चीज़ यहाँ पे कि जब कोई प्रोग्राम रन करता है तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम समझता है। आप कोई भी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर 0-1 में उसको कन्वर्ट करता है। तो आपने तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया तो 0 और 1 में बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके वो डेटा को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करके जो रिजल्ट देता है, अब इस तीनों प्रोसेस के बीच में क्या काम किया, पहला तो आपके कोड को उसने बाइनरी में चेंज किया, तो यहाँ भी ट्रांसलेटर काम कर रहा है, फिर वो प्रोसेस करके रिजल्ट दिया, वहाँ भी काम कर रहा है आपका इंटरप्रेटर जो होता है। कंपाइलर जब कोई प्रोग्राम रन कराते हैं, कोड बाई कोड उसका रीचेकिंग होता है। कई ऐसे कंपाइलर है जो पूरे पेज को एक साथ रीड कर लेता है। तो ये सारे चीज़ जो आप देख रहे हैं, तो आपके कोडिंग के हिसाब से वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो जो भी कन्वर्जन होता है, जिसको हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, कंपाइलर बोल सकते हैं, इंटरप्रेटर बोल सकते हैं। तो मशीन कोड को आपके कोड में चेंज करना, फिर आपके कोड को मशीन कोड में चेंज करना, यहाँ भी असेंबलर का यूज होता है। आप देखे होंगे जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, या आगे आपको क्लास 12 में भी आपको मिलेगा। जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा मशीन कोड में आप किसी कैलकुलेशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐड है तो ADD इंस्ट्रक्शन हुआ मशीन कोड का, उसी तरह सब्ट्रैक्शन का हुआ, कहीं मूवमेंट करना है MOV यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे मशीन कोड होते हैं, वो आपका कोड नहीं है, वो मशीन कोड जो है वो निमोनिक कोड भी बोलते हैं उसको, जो एक रेफरेंस के रूप में कंप्यूटर समझता है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब कनेक्ट करते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जब सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तब एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए ये सारे चीज़ों का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में देख रहे हैं की कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं? पहला OS हो सकते हैं, द कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये जितने भी 3 चीज़ हमने मेंशन किया, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सबको मैनेज करने के लिए OS जो है टास्क को परफॉर्म करता है एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। दूसरा कंपाइलर, जो अभी आपको हमने बताया, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं, आजकल जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं वो हाई लेवल प्रोग्राम, जैसे कुछ साल से पहले से आप देख रहे हैं, जैसे आपने C++, जावा यूज किया है, अभी पाइथन आ गए हैं जो कहते हैं कि ये तीनों को रिप्लेस करके अभी आपके भी एकेडमिक ईयर में ये यूज होने जा रहा है। या दूसरे बोर्डों के सिस्टम में आप देखेंगे तो वहाँ भी ये सिलेबस जो है ऑलरेडी पाइथन मॉडल का डाला गया है। तो ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, इसमें कंपाइलर यूज होता है। मतलब आप जो प्रोग्राम रन करते हैं वो पूरे कोड को वो रीड करता है ताकि कहीं उसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप फिर से उसको जो है एडिट कर सकते हैं और फिर कंपाइलर उसको रीड करेगा, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आपके सामने रहेगा। तो ये सारे कंपाइलर क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं किसमें, इनटू मशीन रीडेबल ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी इन वन पास। मतलब आप तो प्रोग्राम किए अपने इंग्लिश कोड के माध्यम से, उसको आपने समझाया, बट एक्चुअली कंप्यूटर उसको कंपाइलर के माध्यम से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज हुआ वहाँ पे। और मशीन लेवल लैंग्वेज आप जानते हैं वो बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1 के मोड में।
दे जनरेट ऑप्टिमाइज्ड फास्ट एग्जीक्यूटिंग कोड। कंपाइलर के पहले असेंबलर यूज होता था, इंटरप्रेटर कहते हैं लाइन बाय लाइन कोडिंग को वो रीड करता है। अब आप समझ सकते हैं जब लैक्स ऑफ लाइन्स होंगे, लाखों की संख्या में अगर कोडिंग किए जा रहे होंगे लाइन बाय लाइन, तो पता चलेगा एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, उस तरह से लाख बार उसको रीड करेगा इंटरप्रेटर, फिर उसमें टाइम कंज्यूम होगा। उस हिसाब से कंप्यूटर का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होगा उसकी जो कॉस्ट एनालिसिस होगी, कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, चूँकि उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसके साथ उसके परफॉर्मेंस जो है सब में कमी आ जाएगी। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया, जो C++, जावा, पाइथन सभी हाई लेवल लैंग्वेजेज है। और इसमें क्या यूटिलाइज होता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? जब आप कोई कोडिंग करते हैं, लाखों की संख्या में अगर लाइंस में ऑलरेडी कोडिंग किया है, उसको पूरा एक पेज जो भी आपने कोडिंग किया है एक बार में पूरा वो रीड करेगा। जो एरर है आपके सामने रहेगा, आप तुरंत उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर रन और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? ये कोडिंग को, मतलब कोड को ये ऑप्टिमाइज्ड किया और फास्ट एग्जीक्यूटिंग कोड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये इसकी एग्जीक्यूशन जो रेशियो है वो काफ़ी हाई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में और भी कुछ कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स। इंटरप्रेटर जो अभी आपको हमने तुरंत कंपाइलर के साथ भी बताया था, ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट हाई लेवल कोड लाइन बाय लाइन। अभी आपको हमने बताया था ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर युक्त लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करते हैं, चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज, एडवांस लेवल लैंग्वेज में हम आ गए हैं, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं जनरली यह स्लो भी रन करता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन होगा तो स्लो तो होगा ही। उसके बाद असेंबलर है, सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज, ए लो लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल मेनोमोनिक कोड। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक नेमोनिक कोड हमने लिखा, ये एक्चुअली क्या है? तो ये असेंबलर का क्या काम है कि लो लेवल जो आप जो कोडिंग कर रहे हैं, जो ह्यूमन रीडेबल हो, उसको जितने भी न्यूमेरिक कोड है, मतलब एक जैसे एमओवी लिए, एमओवी एक एग्जीक्यूशन कहते हैं कि कोड है मशीन लेवल लैंग्वेज का। ऐड के लिए ADD लिए, ये भी एक न्यूमेरिक कोड है किसका? असेंबलर का। तो असेंबलर का काम है कि ऐसे कोडिंग में इसको चेंज करना जो ह्यूमन जो आप कोडिंग कर रहे हैं आपके हिसाब से भी रीडेबल हो और मशीन भी उसको रीड कर सकता है। मतलब जहाँ तक हो सके जो बाइनरी सिस्टम होता है, जो जहाँ इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम करता है, उसको थोड़ा कम करके ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए असेंबलर युक्त जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं उसको ह्यूमन रीडेबल मोड में ये यूटिलाइज किया जाता है। इसको क्या करता है? ये न्यूमेरिक को, इसमें जो है नेमोनिक कोड सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि सभी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं रेफरेंस के माध्यम से इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में कोडिंग किए हुए रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों को हमने कुछ कंपेयर इसमें करके कुछ डायग्राम, पिक्टोरियल ग्राफ हमने लिया है। जैसे पहला आप देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ सर? लास्ट है नहीं है, ठीक। तो जितने भी आपने स्लाइड देखा, हमने लास्ट स्लाइड में भी चर्चा किया था कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तो तीनों को कंपेयर करके यहाँ हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम के अंतर्गत हमने तीनों को एक्सप्लेन किया है। पहला आप देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंपाइलर के लिए यूज हुआ, और क्या करता है, आप जो लिख रहे हैं, चूँकि आप जो लिख रहे हैं वो तो लो लेवल लैंग्वेज है, चूँकि इंग्लिश युक्त आप कोडिंग वहाँ पे की है, और उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, पूरे कोड को, इंटायर कोड को एक साथ रीड किया। दैट मीन्स वो कंपाइलर का काम है। उसके बाद आप देख रहे हैं मिडिल में इंटरप्रेटर यूज हुआ। इंटरप्रेटर में आप देख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है और बाइनरी लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये कि जितने भी आप हाई लेवल लैंग्वेज को अगर छोड़ दिया जाए तो असेंबली हो या फिर मशीन रीडेबल लैंग्वेज हो, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं, जो 0 और 1 के अकॉर्डिंग समझता है कंप्यूटर, ये सारे चीज़ को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कौन करता है? तो इंटरप्रेटर करता है। मतलब एक से ज़्यादा आप देख रहे हैं, नीचे भी हमने एक से ज़्यादा आप देख रहे हैं, एक हमने असेंबली लिया, एक हमने
लो लेवल लैंग्वेज का जो हुआ वो हमने एक्सेप्ट किया और बाइनरी डिजिट का लिया। तो तीनों को लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेटर जो है कन्वर्ट करता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। और लास्ट में हमने लिया असेंबलर। असेंबलर करने का मतलब बाइनरी जो 0 और 1 है उसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में कौन चेंज किया, तो असेंबलर। तो ये रहा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के बारे में। आप देख रहे हैं जितने भी हमने स्लाइड जो है जो भी पिछली स्लाइड्स में भी चर्चा किया, इसमें भी स्लाइड्स में चर्चा किया, कंपाइलर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर इसका अहम योगदान है। तो आप इसको अच्छे से एक बार पुनः जितने भी स्लाइड्स है उसको देखेंगे। और भी इसके पार्ट है, जैसे कि हमने इसमें बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लंबा आपका पार्ट होगा जो हम आने वाले सीरीज़ के अंतर्गत पार्ट 3 में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।